हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन आर पे स्टडी पॉइंट पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 जो है लाइट, प्रकाश। देखेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये चलता कैसे है। अभी तक आपने कितना पढ़ा है वो जांच लें। आपको जितना भी पढ़ाया जाएगा बहुत ही अच्छा पढ़ाया जाएगा और ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको बोर्ड्स में से एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। कैसा भी क्वेश्चन हो आप बना के आएंगे। अगर आपको ऐसा करना है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश, प्रकाश कहते किसे हैं? जैसा कि आप देखेंगे, अगर हम लिखने बैठ जाएं अगर डिफिनेशन तो उसमें टाइम बहुत लग जाएगा। तो अब आपको बोले दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। और अगर नहीं आपको लिखने में तकलीफ हो रही तो वीडियो आपको बैक करके फिर से लिख सकते हैं। ये आपके फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अब देखते हैं प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा होती है जो आपको किसी वस्तु को देखने में मदद करती है। आपके हाई स्कूल में यही वाली डिफिनेशन है, बाकी आपको एक्स्ट्रा भी बताई जाएंगी। जैसे कि क्या बताया गया, प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में मदद प्रदान करती है। और प्रकाश खुद नहीं दिखता है, प्रकाश सिर्फ दूसरी वस्तु को दिखा सकता है। अब देखेंगे प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे प्रॉपर्टीज़ नंबर 1, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरी चीज, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्ध्य जो लाइट होती है, लाइट में 7 कलर होते हैं। विबग्योर वाइट लाइट में, श्वेत प्रकाश में इसकी तरंग दैर्ध्य होती है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू जो है हर एक बुक में अलग अलग वेरी कर सकती है। जैसे किसी किसी बुक में 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तु को देखने में मदद प्रदान करती है। प्रकाश खुद नहीं दिखता है। अब देखेंगे प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। जैसे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह हाई स्कूल में आपको बताया गया है कि प्रकाश एक ऊर्जा है, लेकिन इंटर में आपको यही पढ़ना है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्ध्य 3800 से 7600, 39 से 7800, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। दूसरी प्रॉपर्टी होगी प्रॉपर्टी नंबर 3। अब देखेंगे आता है कि प्रकाश किरण किसे कहते हैं। यदि कोई प्रकाश सीधी रेखा में ऐसे ट्रैवल करता है तो आता है कि प्रकाश के पथ की लंबाई को प्रकाश किरण कहते हैं। पूछा जाए कि लाइट रे किसे कहेंगे, लाइट रे, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण किसे कहेंगे। अब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कितनी दूरी तय करके गया, उसके पथ की लंबाई को, मतलब उसके रास्ते के लंबाई को हम प्रकाश किरण कहते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर ये प्रकाश किरण बहुत ही हो जाएं, एक पास में बहुत सारा प्रकाश चला जाए, तो इन प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। इसको कहते हैं प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसा कि आपने देखा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद प्रदान करती है। और अब देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या देख लिया। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक तरंग है। तरंग में भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय वो तरंगें होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और जो लाइट होती है इसकी तरंग दैर्ध्य 3800 से 7600, 39 से 7800 तथा 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। ये तीनों वैल्यू आपके बुक के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती हैं। अगर अलग कोई प्रकाशन की बुक है तो उसमें अलग अलग वेरी कर सकता है ये मान। फिर देखें प्रकाश किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश के पथ की लंबाई को प्रकाश किरण कहा जाता है। फिर आता अगला टॉपिक प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरणों का एक समूह आ जाए तो उसको कहते हैं प्रकाश पुंज। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जैसे देखा होगा आपने, पहले छोटे पे बहुत किया होगा कि लाइट सामने से आ रही सूर्य की, आप शीशे पे लगा करके किसी के चेहरे पे मारते थे, या आप घड़ी के वॉच से भी कर सकते हैं, उसका जो ग्लास होता है। तो ये क्यों होता है? तो देखिए, यदि कोई हम सरफेस ले लें, प्लेन सरफेस जो चिकना हो और एक साइड से क्ले किया गया हो, पॉलिश किया गया हो, जैसे कि आपका ये मिरर बन गया, प्लेन मिरर। अब यदि कोई प्रकाश किरण ऐसे आएगी, इस प्रकाश किरण को कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। अब आपतित किरण किस एंगल से आई है ये देखने के लिए हम एक समतल दर्पण पे एक अभिलंब बनाते हैं जो इससे 90 डिग्री पे होता है। जो प्लेन सरफेस होते हैं उससे नॉर्मल, अभिलंब को नॉर्मल से लिखते हैं, एन से, अभिलंब। ये समतल दर्पण से 90 डिग्री पे होता है। अभिलंब से जो आपतित किरण किस एंगल पे आई है उस एंगल को कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, इसको आई से लिखते हैं। अब प्रकाश किरण जिस एंगल से आती है उसी एंगल से उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे? यदि कोई प्रकाश किरण चिकने पॉलिशदार पृष्ठ से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, ये आपतन कोण है, अब जिस एंगल से ये आई है उसी एंगल से ये लौट जाएगी। तो ये जो किरण लौट करके जा रही है इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। इस आर को कहते हैं परावर्तन कोण। अब परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? यदि कोई प्रकाश किरण चिकने पॉलिशदार पृष्ठ से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन के दो नियम हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। पहला नियम है कि आपका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल आई इज इक्वल एंगल आर। आपको इसमें पहले भाषा लिखनी है, उसके बाद इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? कि परावर्तन का पहला नियम, इसमें पहले नियम में लिखेंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम ये देखा जाए, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इस किरण को परावर्तित किरण तथा ये अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं, या एक ही बिंदु पे बोल दें या कह दें एक ही प्लेन में होते हैं। जैसे ये बोर्ड का प्लेन है, इसी में सरफेस है, इसी में क्या है, देखो नॉर्मल खींचा गया, यही आपतित किरण आई, यही परावर्तित किरण, तो तीनों एक ही प्लेन में है। तो क्या करेंगे? आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये आपका परावर्तन हो गया। परावर्तन में बस आपका इतना ही है कि परावर्तन किसे, यदि कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार चिकने पृष्ठ से टकराएगी तो वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण आती है उसको आपतित किरण, जो परावर्तित होकर जाती है उसको परावर्तित किरण। आपतित किरण अभिलंब के बीच आपतन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच कोण परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, परावर्तन का ये पहला नियम है। दूसरा नियम, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका हो गया परावर्तन। अब देखेंगे आगे कि इमेज के बारे में, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब देखेंगे इमेज के बारे में, प्रतिबिंब, इमेज। प्रतिबिंब, इमेज किसे कहते हैं? जैसा कि आपने देखा होगा, आप शीशा तो देखते ही होंगे, जैसे सुबह उठ के शीशा जरूर देखते हैं। अब शीशा क्या है? एक मिरर है, शीशा है, उसमें जब खड़े होते हैं तो सेम हमारे जैसी एक आकृति शीशे में बन जाती है। तो जो आकृति शीशे में बन गई उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसकी सिंपल सी डिफिनेशन ये होगी, अगर कोई पूछे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने रख दें,
दर्पण में जो उसकी आकृति दिखाई देती है उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। ये आपकी नॉर्मल डिफिनेशन हो गई। किसी को समझाना हो, बताना हो, नॉर्मल ऐसे समझा सकते हैं। लेकिन जो साइंस में आपकी यूज होगी प्रतिबिंब की डिफिनेशन, वो थोड़ी सी अलग है। देखते हैं उसको कि मान लें ये हो गया आपका प्लेन मिरर, समतल दर्पण। अब यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, तो इमेज किसे कहते हैं? तो इमेज होता है कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ से कोई प्रकाश किरण गई, ऐसे जाएगी, ये कौन से नियम से? परावर्तन के नियम से। क्या पढ़ा है? जिस एंगल से आती हैं उसी एंगल से चली जाती है। ये आपका नॉर्मल हो गया। जिस एंगल से आई हैं उसी एंगल से वापस चली जाएंगी। वैसे दूसरी, जिस एंगल से आई है उसी एंगल से वापस चली जाएगी। मान लें ये है I1, तो ये हो गया R1, ये हो गया I2, ये हो गया R2, ये हो गया। अब क्या हुआ कि कोई भी प्रकाश किरणें वस्तु से चलने के पश्चात परावर्तन या अपवर्तन के बाद जहाँ पे मिलती हैं, तो परावर्तन के बाद ये कहीं नहीं मिलेंगी। और डिफिनेशन में क्या था? यदि कोई वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। तो मिलती हुई प्रतीत, अब देखा जाए क्या पता ये मिल जाए, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी तो याद ही है, तो वैसे इमेज पहले ही बना ली जाए। अब देखा गया यहाँ पर क्या हुआ कि मिलती हुई प्रतीत हुई, मिली नहीं है वास्तव में। तो यहाँ पर जो बनी है ये हो गई आपकी वस्तु। ये दर्पण में वस्तु की जैसी ही आकृति बनी, जिसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। ठीक। और होता क्या है, जहां पर वस्तुएं ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, जहां पर वास्तव में मिलती हैं उसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो इमेज प्रतिबिंब किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने रख दें, दर्पण में जो उसकी आकृति दिखाई देती है उसको प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन जो आपकी इसमें यूज होगी पूरे चैप्टर में, उससे कहेंगे कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर 2 वर्चुअल इमेज, इसको क्या बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे? वस्तु से प्रकाश किरणें चलने के बाद, तो वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती हैं वास्तव में, उसको वास्तविक प्रतिबिंब, जहां मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये आपकी हो गई। और इसमें एक कंडीशन है कि इमेज बनने के लिए कम से कम 2 रेज का मिलना आवश्यक है। कम से कम 2 किरणें तो मिलनी ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मिलेंगी उतनी क्लियर इमेज बनती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो छोटे फ़ोन होते हैं, कैमरा फ़ोन, उसमें देखो अगर उसका लेंस छोटा है तो उसमें फ़ोटो इतनी साफ नहीं आती, क्लियर नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसमें प्रकाश किरणें इतनी नहीं प्रवेश कर पाती हैं, इंटर नहीं कर पाती हैं। और जितनी ज़्यादा प्रकाश किरणें इंटर करेंगी उस बिंदु पे, जितनी ज़्यादा मिलेंगी किरणें, उतनी क्लियर इमेज बनती है। ये हो गई आपकी इमेज। ठीक है। तो इमेज 2 प्रकार की, रियल एंड वर्चुअल, वास्तविक तथा आभासी। ये आपका क्या हो गया? समतल दर्पण द्वारा। तो समतल दर्पण एक कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो ये वास्तव में तो मिला नहीं, तो ये आभासी प्रतिबिंब। दूसरा, आभासी के साथ ये सीधा बनाता है, सीधा प्रतिबिंब। सीधा किसे कहेंगे? जैसे उसमें मिरर में तो देखा होगा आपका बायां हाथ दायां दिखाई देता है, इसको उल्टा नहीं कहते हैं। ठीक है, इसको पार्श्व कहते हैं। तो उल्टा क्या होता है? जैसे कि आप सीधे खड़े हैं, आप उस मिरर में देखें, पैर ऊपर हो जाए, सर नीचे, तो इसको उल्टा बोलते हैं। आपको इसमें आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो पूछा जाता है समतल दर्पण एक कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी तथा सीधा। दूसरी चीज, ये वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर रखी होगी उतनी ही दूरी पर सामने बनेगा बिल्कुल प्रतिबिंब।
तो इसीलिए तो देखा होगा सामने पॉइंट पहले रख दिया था, बाद में मिला था, क्योंकि हमको पता है कि ये जितनी दूरी पर रखा है उतनी ही दूरी पर बनेगा, जस्ट सामने। और इमेज बनने के लिए कम से कम सिर्फ 2 रेज का मिलना आवश्यक है। 2 रेज से ज़्यादा जितनी मिल जाएंगी उतनी क्लियर इमेज बनेगी। ये आपका टॉपिक खत्म हो गया प्रतिबिंब। अब इसके बाद देखेंगे, ये तो समतल दर्पण हो गया, अब देखेंगे गोलीय दर्पण। गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होते हैं? कांच का एक खोखला गोला ले लें, खोखला होना चाहिए खाली। कांच का खोखले गोले को अंदर से हम कलई कर दें, पॉलिश कर दें, तो उसका दूसरा जो पृष्ठ होता है वो परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। कहने का मतलब वो दर्पण बन जाता है, शीशा बन जाता है एक, उसी को कहते हैं गोली दर्पण। तो गोली दर्पण किसे कहेंगे? किसी कांच के खोखले गोले को अंदर से पॉलिश कर दिया जाए तो उससे बनने वाली जो चीज़ होती है उसको गोली दर्पण बोलते हैं। यदि कांच के खोखले गोले को अंदर से पॉलिश कर दिया जाए तो उसे गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण किसे कहेंगे? ये आपका खोखला गोला था, इसको डिवाइड कर लिया गया 2 भागों में, एक भाग का आपका ये तैयार हो गया, एक भाग आपका ये तैयार हो गया। एक को अंदर से पॉलिश कर दिया जाए, एक को बाहर से पॉलिश कर दिया जाए। तो देखिए, यदि खोखले गोले को काट दें बीच से और कटे हुए भाग को उभरी हुए पृष्ठ पे कलई कर दें तथा दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक तल बन जाए तो ऐसे दर्पण को बोलते हैं अवतल दर्पण। अब देखिए, उभरे हुए तल पे क्या किया गया है? पॉलिश, पॉलिश, कलई, और उसका जो दूसरा पृष्ठ होता है वो बन जाता है परावर्तक पृष्ठ, जहां पे आपको इमेज दिखती है या कोई भी प्रकाश किरण रिफ्लेक्ट होती है वहां से परावर्तित होती है। यदि हम उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर दें तथा दूसरा पृष्ठ दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक तल बन जाता है, ऐसे दर्पण को गोली दर्पण का अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? यदि इसके दबे हुए पृष्ठ पे कलई कर दें और उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक तल बन जाए तो ऐसे दर्पण को बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो आपको गोली दर्पण, खोखले कांच के गोले को अंदर से कलई कर दें तो उसे गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल यदि उसके उभरे हुए पृष्ठ पे कलई कर दें तथा दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक तल बन जाए, ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण यदि उसके दबे हुए पृष्ठ पे कलई कर दें, उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक तल बन जाए तो इसको क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये आपका अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर, ये आपका दर्पण हो गया। अब देखेंगे दर्पण से संबंधित कुछ डेफिनेशंस, जैसे इसमें कुछ चीज़ होते हैं, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, और मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, ये सब चीज़ें अब देखेंगे। परावर्तक तल, द्वारक, ये देखेंगे, इससे संबंधित कुछ डेफिनेशंस। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं इसमें देखेंगे, कुछ ले लेंगे। इसको एक दर्पण ले लेंगे, चाहे उत्तल ले लो चाहे उत्तल ले लो। अब देखो, ये आपका हो गया अवतल दर्पण, इधर वाला परावर्तक तल, उधर वाला पॉलिश वाला तल। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, जो आपके परावर्तक तल के बीचों बीच वाला बिंदु होगा, उसको कहते हैं ध्रुव, पोल।
तो आपकी ध्रुव की डिफिनेशन, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दूसरी डिफिनेशन, वक्रता केंद्र। अब देखो, ये जो गोली दर्पण है, किसी गोले का तो भाग होगा ही, अगर उस गोले को कंप्लीट किया जाए ऐसा कुछ बनेगा गोला, तो ये गोली दर्पण जिस गोले का भाग है उसी का केंद्र आपका कहलाता है वक्रता केंद्र, और उसी गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या आर, ये वक्रता त्रिज्या। ये आपके हो गई कि गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी का केंद्र वक्रता केंद्र तथा उसी की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब देखें तो पहली डिफिनेशन ध्रुव, दूसरी वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरी वक्रता त्रिज्या, चौथी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये आपके हो गई मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, द्वारक का मतलब होता है कि कोई दरवाजा, जैसे देखो ये आपका मिरर है, कहाँ से इसमें से लाइट प्रवेश करेगी? ये जो एरिया है यहाँ से, इसी से तो प्रवेश करेगी लाइट। तो जो परावर्तक तल का व्यास होता है, ये व्यास, उसी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये आपका हो गया दर्पण का द्वारक। अब आपका बचा मुख्य फोकस। ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है तो इसको अलग से ही बताएंगे, दोनों का भी, उत्तल का भी अवतल का भी। उससे कुछ चीज़ें होती हैं कि एक्स्ट्रा चीज़ें निकल के आती हैं। तब तक इतना देखते हैं। ध्रुव, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र, गोली दर्पण जिस गोले खोखले गोले का भाग होता है उसी का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है तथा उसी गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का द्वारक, परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इतना देख लिया। अब देखते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य फोकस, मुख्य फोकस के लिए एक चीज आपको देखना पड़ेगा, जैसे ये आपका पोल हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ठीक। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के जिस बिंदु से होकर के जाती है उसको मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आया? नहीं, देखो, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जैसे ये आई है वैसे ये आती है, तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के जाती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ये आपका हो गया मुख्य फोकस। जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, जैसे कि देखा होगा उसका अवतल दर्पण का, ये इसका पोल हो गया, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा। तो अब देखो, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो ये तो ऐसे परावर्तित हो जाएगी। इसमें क्या था? यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती है उसको मुख्य फोकस कहते हैं। तो यहाँ से जाएगी तो है नहीं, क्योंकि ऊपर गई, तो ये जाती हुई प्रतीत होगी। जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उसको मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ से रियल में जा रही है तो अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है, अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वो वास्तविक होता है। उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वो आभासी होता है। आभासी होता है। इतना एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा क्योंकि इसका यूज बहुत होता है। जैसे कि मुख्य फोकस किसे कहेंगे? किसी दर्पण के
जो मुख्य अक्ष होती है उससे समांतर यदि कोई किरण आई है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के जिस बिंदु से होकर के जाएगी उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे यहाँ पर यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस। अब देखो, अगर मान लो कि ये कोई भी वस्तु अनंत पे रखी है, चलो ये टॉपिक थोड़ा आगे बताते हैं, तो इसको थोड़ा सा इससे पहले कुछ और देखते हैं। ये रफ कर दें, ठीक है। आप लोगों को इन सब की डिफिनेशन लिखना है। जब बोलते हैं उसको सुन करके वीडियो रोक करके आप लिख लेंगे, उसके बाद देखेंगे, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगेगा, आपका भी समय बहुत कीमती है। इसलिए आप देखते हैं मुख्य फोकस हो गया, ठीक है, गोली दर्पण, प्रतिबिंब। अब कुछ देखते हैं साइन कन्वेंशन, या कुछ दूरियां देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी कि कौन सी दूरियां प्लस में लेते हैं, कौन सी माइनस में लेते हैं, ये कुछ। ये पोल हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, और मान लें इधर कहीं कोई वस्तु रखी है, वस्तु से समांतर, मुख्य से समांतर किरण आई, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। उसके बाद दूसरा नियम था कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो वही उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये हो गया। जहाँ पर दो किरणें मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। ये अभी देख चुके हैं। प्रतिबिंब की कोई भी प्रकाश किरण, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। तो मान लें ए बी वस्तु है हमारी, और इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना। तो देखो, पोल से फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। पोल से फोकस की दूरी फोकस दूरी। पोल से इमेज की डिस्टेंस v, पोल से प्रतिबिंब की दूरी v कहलाती है। पोल से वक्रता केंद्र की डिस्टेंस वक्रता त्रिज्या कहलाती है। पोल से वस्तु की दूरी u कहलाती है। तो अब देखा होगा जितनी भी दूरियां हैं हम ध्रुव से नाप रहे हैं। पोल से फोकस, पोल से इमेज, पोल से वक्रता केंद्र, पोल से वस्तु। तो इनके चिन्ह परिपाटी में सबसे पहला नियम, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, कि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी। नंबर 1 डाल के लिखना है, सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। ये जो किरण आई है ये हो गई आपकी आपतित किरण, आपतित किरण। अब दूसरा नियम बहुत ध्यान से, जिसका बहुत ही यूज करना है। आपतित किरण की डायरेक्शन है आपकी ये, और जो दूरियां नाप रहे हैं उसकी डायरेक्शन है ये। पहली चीज, आपतित किरण के दिशा में जितनी दूरियां नापेंगे सभी पॉजिटिव, और इसके विपरीत जितनी नापेंगे सभी नेगेटिव। तो देखो, आपतित किरण की दिशा में जितनी इस डायरेक्शन में नापेंगे सभी पॉजिटिव होंगी, इसके अपोजिट जितना नापेंगे वो नेगेटिव होंगी। देखा, ये भी अपोजिट नाप रहे हैं, ये भी, ये भी, ये भी। तो अवतल दर्पण में ये जो दूरियां हैं ये सब नेगेटिव होंगी। क्यों? क्योंकि ये आपतित किरण की विपरीत दिशा में है। तो पहली चीज लिखेंगे, सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। दूसरा, आपतित किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक तथा आपतित किरण की विपरीत दिशा में सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। पॉइंट नंबर 3, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी भी चीजें रखी होंगी वो पॉजिटिव होंगी, मुख्य अक्ष के नीचे जितनी भी दूरी होंगी वो नेगेटिव होंगी। दूरी नहीं मतलब उसकी हाइट, ऊंचाई। जैसे वस्तु ऊपर रखी है ये पॉजिटिव ली जाएगी, इमेज नीचे बन रही है तो नेगेटिव। आपके यही 3 पॉइंट थे चिन्ह परिपाटी में, कि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी। दूसरा, आपतित किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक तथा विपरीत दिशा में सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। नंबर 3, मुख्य अक्ष के ऊपर सभी ऊंचाइयां पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ये आपको काम करेंगी नेक्स्ट टॉपिक में, जो आपका है कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि इनके द्वारा इमेज कैसे बनती है, कहाँ बनती है, कैसी बनती है, उनकी पूरी प्रकृति कि इमेज बनेगी कैसी, कैसी होगी, वास्तविक होगी क्या आभासी होगी, कि छोटी बनेगी कि बड़ी बनेगी, तो इनका यूज़ कहाँ पे करते हैं ये सब देखते हैं अब नेक्स्ट।
अब क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा, कॉनकेव मिरर द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। तो सबसे पहले रूल देख लेंगे कि कौन से रूल लगते हैं जिनसे हम इमेज बना पाएंगे बहुत आसानी से। तो रूल नंबर 1, इसमें 3 नियम हैं, 3 नियम से ही, उसमें से यूज़ 2 ही करेंगे मोस्टली, उन्हीं से हो जाते हैं। पूरे आपकी 6 कंडीशन होती हैं अवतल दर्पण की, वो सभी हो जाएंगी। जैसे रूल नंबर 1, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा इसको। जैसे देखा होगा, ये पोल होता है, ये आपका वक्रता केंद्र। अगर यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आएगी तो मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। पहला नियम आपको भाषा में लिखना है। रूल नंबर 1, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है। रूल नंबर 2, यदि कोई प्रकाश किरण आपके वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो वापस उसी माध्यम में, उसी मार्ग में लौट जाती है। यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो वापस उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3, इसका यूज होगा कम होगा। अब देखो, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये मान लो कोई वस्तु है, यहाँ से यदि कोई प्रकाश किरण डायरेक्ट पोल पे डाल दें, पोल पे, तो जितने एंगल से आती है उतने ही एंगल से निकल जाती है। ये आपकी हो गई प्रकाश किरण के मतलब गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के तीनों नियम। ये यहाँ पे जितने एंगल से आते हैं उतने एंगल से क्यों जाती है? क्योंकि परावर्तन का नियम लगता है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अभी देखा था कोई समतल दर्पण होता है, उसका अभिलंब 90 डिग्री पे होता है यहाँ से। अगर कोई स्फेरिकल मिरर आ जाए, गोली दर्पण, उसका अभिलंब कहाँ से जाएगा? तो ये याद रखना, यदि कोई गोली दर्पण हो, उसका कोई सेंटर होता है जिसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। अगर इसको अंदर से कलई कर दिया जाए तो ये आपका एक मिरर बन जाता है। अब कोई प्रकाश किरण यदि आएगी तो सबसे पहले सेंटर से उसका क्या क्लिक करेंगे? यदि कोई ऐसे आई प्रकाश किरण तो इसका अभिलंब बनाएंगे जो सेंटर से होकर के जाता है वक्रता केंद्र से। अब क्या पढ़े, जितने एंगल से आती है उतने एंगल से निकल जाती है। तो यहाँ मेन चीज़ क्या देखना है, गोली दर्पण का अभिलंब उसके वक्रता केंद्र से होकर के जाता है। समतल दर्पण में देखा था बिल्कुल 90 डिग्री पे, ऐसे 90 डिग्री पे, लेकिन जो वो तुम्हारा गोल या कर्व्ड कोई सरफेस आ जाए उसका अभिलंब वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा। ये आपका हो गया, ये यूज होगा आगे, क्योंकि यहाँ पर देखो जितने एंगल से आई उतने एंगल से क्यों जाएगी? क्योंकि इसका जो अभिलंब होता है वक्रता केंद्र से होगा। वक्रता केंद्र का मतलब इसी के ऊपर ही तो अभिलंब बन गया, तो जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से निकल जाएगी परावर्तन के नियम से। आपके यही 3 रूल हैं, इन्हीं पे पूरी इमेज बन जाएगी। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है। यदि वक्रता केंद्र से आती है, वक्रता केंद्र से वापस जितने एंगल से पोल पे पड़ती है उतने एंगल से वापस चली जाती है। आपके तीनों नियम हो गए ये। अब देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें सबसे पहली कंडीशन आती है जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे, लेकिन उसको हम सबसे लास्ट में करते हैं हमेशा, क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको समझने होते हैं कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि कोई उसमें पूछ लेगा तो क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। इसलिए हम शर्त नंबर 2 से स्टार्ट कर, पोजीशन नंबर 2 से। पहला है कि वस्तु को हम अनंत पे रख दें, दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो दूसरे से लेंगे। ठीक है, तो केस नंबर 2, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के
बीच में रखी हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो। तो ध्यान से देखना आप, ये हो गया पोल, ये हो गया वक्रता केंद्र, इधर कहीं हो गया अनंत, तो इसके बीच में कहीं पर वस्तु को रख लिया। ठीक है। पहला नियम, यदि कोई प्रकाश किरण वस्तु से चल के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह मुख्य फोकस से होकर के निकल जाती है। ये हो गया ए बी। अब देखो दूसरा नियम, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो उसी मार्ग में वापस लौट आती है। जहां पर दो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हैं वही इमेज बनती है। तो ये आपकी होगी इमेज ए डैश बी डैश। अब लिखना है इमेज बनी कैसी एग्जैक्ट। तो देखो नंबर 1, ये किरणें वास्तव में मिली, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक। वास्तविक के साथ देखा सीधी रखें उल्टा बन गया है। इसका देखो जैसे मार्कर है, इसको ऐसे रखा जाए तो इसकी इमेज ऐसे बनेगी नीचे। तो वास्तविक एवं उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड का तो उल्टा। दूसरी चीज कहाँ पे बनी, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। नंबर 3, वस्तु की जगह कैसे बनी, वस्तु से बड़ी बनी कि छोटी, तो वस्तु से छोटी, वस्तु से छोटी। ये आपका हो गया केस नंबर 2। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी होगी तो आपकी इमेज वास्तविक तथा उल्टा, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में तथा वस्तु से छोटी बनेगी। अब केस नंबर 3, अब वस्तु को उठा करके वक्रता केंद्र पे लाएंगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो अब देखो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर, अब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो मुख्य फोकस से होकर के निकलती है। दूसरा नियम क्या था, यदि ये हल्का टेढ़ी हो गई है इसको, ये आपका हो गया गोली दर्पण, अवतल दर्पण। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ये हो गया वक्रता केंद्र। ये वस्तु हो गई। प्रकाश किरण यदि कोई जाएगी तो मुख्य फोकस से होकर के निकलती है। दूसरी चीज, यदि कोई प्रकाश किरण पोल पे पड़े तो जिस एंगल से आती है उसी एंगल से निकल जाती है। दूसरा नियम, तो जहाँ पर दो किरणें मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। आप अगर स्केल वगैरह से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्कर से इधर उधर हो जाता है, लेकिन हमको पता है कहाँ पे बनाना है, इसलिए वहाँ पे बना लेते हैं। ये आपकी वस्तु हो गई ए बी, ये इमेज ए डैश बी डैश। अभी भी किरणें वास्तव में मिली हैं और उल्टा बनी है प्रतिबिंब, वास्तविक एवं उल्टा। कहाँ पर बनी है, तो वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र पर। नंबर 3, कैसी, तो वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बनी है। ये आपके हो गया। यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसकी इमेज वास्तविक तथा उल्टा वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर ही बनती है। केस नंबर 3, ये केस नंबर 3 ही था। अब देखेंगे केस नंबर 4, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी हो। यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, बीच में रखी हो, तब देखो
ये हो गया पोल, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब देखो ये हो गया आपका फोकस, यहाँ पर कहीं पर रखी हो। अब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो मुख्य फोकस से होकर के चली जाती है। अब देखो दूसरा नियम क्या था, यदि कोई प्रकाश किरण पोल पे पड़ेगी, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से निकल जाएगी, और जहां पर दो किरणें मिलती हैं वहीं पर इमेज बनती है। अब देखो ये हो गई आपकी वस्तु ए बी, ये ए डैश बी डैश आपकी इमेज हो गई। तो सबसे पहली इमेज कैसे बनी, तो किरणें वास्तव में ही मिली हैं, तो वास्तविक एवं उल्टा। नंबर 2 कहाँ पे बनी है, वक्रता केंद्र के आगे, वक्रता केंद्र के आगे। नंबर 3 वस्तु से बड़ी, वस्तु से बड़ी। ये आपका हो गया केस नंबर 4, जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखी हो, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखी हो तो इमेज कहाँ बनती है, वास्तविक उल्टा, वक्रता केंद्र के आगे, वस्तु से बड़ी। केस नंबर 5, अब जब वस्तु फोकस पर रखी हो, मुख्य फोकस पर रखी हो। केस नंबर 5, तो अब देखो ये पोल हो गया, ये वक्रता केंद्र, ये फोकस, कैपिटल से लिखते हैं इसको, फोकस दूरी को स्मॉल से, कैपिटल से। अब इस पे रखी हो तो पहला नियम, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो मुख्य फोकस से हो करके जाती है। दूसरा नियम, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से निकल जाएगी। अब ये किरणें कहीं पर मिल रही हैं, देखो ये तो अनंत हो गया, अनंत कहीं दूर होता है वैसे। अब देखो ये किरणें कहीं पर मिलेंगी, नहीं मिल रही हैं। और ये है कैसी किरणें, समांतर किरणें, ये समांतर किरणें हैं। हमेशा याद रखना समांतर किरणें अनंत पे मिलती हैं। आप अगर एग्जाम्पल करके देखना चाहें घर पे एक्सपेरिमेंट करके, तो 2 लेज़र लाइट लीजिए, सामने बिल्कुल पैरेलल रख लीजिए, दूर देखेंगे काफ़ी दूर पे कि वो दोनों लाइट एक बिंदु पे मिल रही होंगी। तो वही चीज़ ये है कि अनंत पे जा कर के ये मिल जाती हैं। तो अनंत पे मिलेंगी तो वास्तव में मिलेंगी, ऐसा नहीं कि मिलती हुई प्रतीत होंगी, वास्तव में मिलेंगी, तो वास्तविक तथा उल्टा ही प्रतिबिंब बनेगा। नंबर 2 कहीं पर पॉइंट बना करके या स्टार पॉइंट करके लिख लेना कि समांतर किरणें अनंत पे मिलती हैं। अब देखो नंबर 2 कहाँ पे बनेगा, अनंत पर, अनंत पर इमेज अनंत पे बनेगी। कैसे बनेगी, वस्तु से बहुत बड़ी, वस्तु से बहुत बड़ी। ये आपका हो गया 5वां केस। अब लास्ट है केस नंबर 6, जब वस्तु फोकस पे रखी है तो इमेज कहाँ बनेगी, अनंत पे, वस्तु से बहुत बड़ी, वास्तविक एवं उल्टा। अब केस नंबर 6, केस नंबर 6, जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी हो, केस नंबर 6, जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में हो, तो तब देखो बीच में रखी हो, फोकस और पोल के। अब पहला नियम वही, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो मुख्य फोकस से होकर के चली जाती है। दूसरा, इस एंगल से आएगी उस एंगल से चली जाएगी। अब देखो ये किरणें कैसी हैं, ये समांतर किरणें नहीं है, समांतर का मतलब बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल बराबर बराबर चले, उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर है, डिस्टेंस बीच की। इनके बीच में देखो जितनी दूर होती चली जा रही, गैप बढ़ता चला जा रहा है, डाइवर्जिंग रेज, इनको बोलते हैं डाइवर्जिंग रेज। ये समांतर किरणें बराबर, डाइवर्जिंग ऐसे, जितनी दूरी बढ़ेंगी दूरी बढ़ती चली जाएगी, तो इनको बोलते हैं डाइवर्जिंग रेज।
डाइवर्जिंग रेज। अब सारी किरणें तो ये कभी नहीं मिलती हैं आगे, तो नहीं मिलेंगी तो इमेज कैसे बनेगी? तो देखो प्रतिबिंब में पढ़ा था, यदि कोई प्रकाश किरणें वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, मिलती हुई प्रतीत। अब देखो इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया जाए, क्या पता मिल जाए। देखो एक ये चली गई, दूसरी ऐसे चली गई, तो देखो यहाँ पर मिल गई, जहाँ पर मिलती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। ये आपकी वस्तु हो गई ए बी, ये इमेज हो गई ए डैश बी डैश। अब कैसा बना प्रतिबिंब? नंबर 1, अब की बार जो किरणें हैं वास्तव में नहीं मिल रही हैं, तो कैसा प्रतिबिंब? आभासी। आभासी के साथ क्या दिखाई दे रहा है? जैसी वस्तु रखी है वैसी बन रही है। कहने का मतलब अगर मार्कर को ऐसे रखेंगे इसका चित्र भी ऐसे ही बनेगा, तो आभासी एवं सीधा। नंबर 2, कहां पर? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। नंबर 3, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ये जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। आभासी एवं सीधा, वस्तु से बड़ा। ये आपके 6 केस हो गए। फर्स्ट केस इसलिए रोका था, उसमें कुछ समझना था। जैसे देखिए केस नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो देखो उसको भी देखने से पहले थोड़ी सी चीज और बता दे रहे हैं। जैसे देखो अभी क्या देखा था कि वस्तु मान लो यहां पर रखी है वक्रता केंद्र के पहले ही, तो क्या होता है? यदि कोई प्रकाश किरण समांतर तो फोकस से होकर के जाएगी, पहला नियम। दूसरा नियम क्या था कि अगर पोल पे जितने एंगल से डालेंगे उतने एंगल से निकलेगी, तो यहाँ पर इमेज बनती थी। ध्यान से देखना। अब इसको बस को थोड़ा सा पीछे और बढ़ा दें, तो पहली क्या होगी? प्रकाश किरण तो वैसे ही जा करके फोकस से। दूसरा पोल पे, तो पोल पे देखना ये पड़ी, ये आ गई, तो देखो इमेज यहाँ खिसक के आ गई। और पीछे ले जाएं तो पहली किरण तो वैसे जाएगी फोकस से, दूसरी ये गई यहाँ से निकली। देखा इमेज छोटी होती चली जा रही है लेकिन वास्तव में मिल रही है। तो कुछ समय ऐसा आएगा कि ये बहुत छोटी बनेगी, इसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर यहाँ पर बन जाएगी। तो देखो फिर भी वास्तविक ही होगी लेकिन साइज में छोटी होती चली जा रही है। बस यही चीज़ इसमें समझना था। जैसे देखो अब की बार अनंत पे रखा जाए, अब देखो ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया पोल, ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया मुख्य फोकस। ये अनंत हो गया। अनंत से कैसे किरणें आती हैं? समांतर, क्योंकि अभी पढ़ा था अनंत पे समांतर किरणें मिलती हैं, तो अनंत से आएंगी कैसे किरणें? समांतर। अब देखो यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो मुख्य फोकस से होकर के जाती है। दूसरी भी किरण समांतर आती है, मुख्य फोकस से होकर के जाती है। जहां पर 2 किरणें मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। अभी बताया तो यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब देखा था? वास्तविक ही बन रहा था लेकिन साइज में छोटा होता चला जा रहा था। तो वास्तविक एवं उल्टा। नंबर 2, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। नंबर 3, बिंदु समान, पॉइंट साइज, बिंदु समान, इतना छोटा बनना कि पॉइंट साइज का, बिंदु समान। ये आपका हो गया पहला केस। ये अवतल दर्पण में 6 केस थे। जैसे सबसे पहला क्या है कि यदि वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उसकी इमेज बनेगी मुख्य फोकस पर, वास्तविक में उल्टा और वस्तु से बहुत छोटी। केस नंबर 2, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो उसकी इमेज बनती थी वक्रता केंद्र फोकस के बीच में, वास्तविक में उल्टा, वस्तु से छोटा।
केस नंबर 3, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते थे तो उसकी इमेज वक्रता केंद्र पर ही सेम साइज की बनती थी, वास्तविक में उल्टा। केस नंबर 4, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज बनती थी वक्रता केंद्र के आगे वस्तु से बड़ी, वास्तविक एवं उल्टा। केस नंबर 5, जब हम वस्तु को मुख्य फोकस पे रखते थे, तो उसकी इमेज बनती थी अनंत पे, वास्तविक एवं उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ी। केस नंबर 6, जब वस्तु को रखेंगे पोल और फोकस के बीच में तो इसकी इमेज बनती थी दर्पण के पीछे, आभासी एवं सीधी, वस्तु से बड़ी। तो देखा उत्तल दर्पण क्या होता है कि दोनों इमेज बना रहा है, वास्तविक भी, आभासी भी, छोटी भी, बड़ी भी। ये इसकी क्या है, एक क्वालिटी है। जैसे देखेंगे अभी नेक्स्ट, अब कौन सा मिरर लेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आभासी एवं सीधी ही इमेज बना पाता है, उसमें सिर्फ 2 ही केस होते हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, इसमें भी पहले केस 2 ही केस होते हैं, तो पहला केस नहीं लेंगे, वो बाद ही मिलेंगे। कॉन्वेक्स मिरर केस नंबर 2, इसमें 2 ही केस होते हैं। जैसे ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया पोल, इधर कहीं हो गया वक्रता केंद्र और इधर कहीं हो गया अनंत। एक बार वस्तु को अनंत पे रखो, एक बार अनंत पोल के बीच में कहीं पर भी रख लो, जैसे यहाँ पर रख लिया गया। तो पहली क्या, इसमें भी रूल सेम है, जैसे उसमें थे प्रतिबिंब बनाने के नियम, वैसे इसमें भी पहला नियम, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, पहला नियम। दूसरा नियम, यदि वक्रता केंद्र से होती हुई जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी तो वहीं से वापस। तीसरा, जितने एंगल से पोल पे उतने से निकल जाएगी। लेकिन अब देखो यहाँ पर रूल नंबर 1, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो मुख्य फोकस से होकर के जाती है, मुख्य फोकस से। तो देखो पहली बात तो ये परावर्तित हो जाएगी, अभिलंब बनाएंगे इसका, जो सेंटर से जाएगा, जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से वापस चली जाएगी। और जिसको पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, जिस बिंदु से होती हुई जाती प्रतीत होगी उसको मुख्य फोकस बोलेंगे। दूसरी किरण, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी, देखो वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत हो रही तो उसी मार्ग में वापस, जहां पर 2 किरणें मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। जहां पे ये मिलती हैं दोनों किरणें वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर देखा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बना है, आभासी बना है क्योंकि किरणें वास्तव में नहीं मिली हैं, क्योंकि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। आभासी एवं सीधा, वस्तु से छोटा। तो पहला नंबर 1, आभासी सीधा, ध्रुव तथा फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में। नंबर 3, वस्तु से छोटा। ये हो गया जब अनंत और पोल के बीच में कहीं पर भी रखेंगे तो उसकी इमेज यहाँ बनेगी। इसके बाद लास्ट बचा, अब उसको भी देख ले, जैसे इसको ये पीछे बढ़ाया जाए तो देखो पहली तो वहीं से जाएगी, दूसरी ये हो गई, वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होगी। अब यहाँ पर मिली, वस्तु छोटी होगी, वैसे ये और छोटी हो जाएगी, यहाँ पर बन जाएगी, तो सीधी ही होगी लेकिन बहुत छोटी बनेगी। यही समझना था केस नंबर 1 में। तो देखो अब लिखेंगे केस नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। ये कौन सा केस था, जब वस्तु अनंत और पोल के बीच में कहीं पर भी रखी हो। तो देखो केस नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो देखो ये पोल हो गया, अब देखो इधर कहीं अनंत, अनंत पे रखी है, अनंत से कैसी किरणें आती हैं, समांतर। ये कहाँ से जाएंगी, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी। जहाँ पे मिलेंगी वही इमेज बनेगी। तो देखो अब ये कहाँ पर मिल रही हैं, मुख्य फोकस पे, तो इनकी इमेज कहाँ बनेगी, मुख्य फोकस पर बनेगी। आभासी एवं सीधा, कैसे पता चला आभासी एवं सीधा है, पीछे अभी जैसे देखा, थोड़ा पीछे बढ़ाया, वहाँ पर मिला और छोटा और छोटा और छोटा, बहुत छोटा हो गया। तो नंबर 1 कैसी बनी वस्तु, इमेज आभासी एवं सीधी, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब कहाँ पर, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। नंबर 3 बिंदु समान, पॉइंट साइज। ये हो गए आपके
इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, दोनों से हम लोगों ने देख लिया। यही इतने केस थे इसमें। तो इसमें क्या देखा, ये जो दर्पण है ये सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बना रहा है, लेकिन जो अवतल दर्पण है वो आभासी एवं वास्तविक दोनों बनाता है। दूसरी चीज़, ये आभासी में भी बना तो आभासी रहा है सीधा, लेकिन वस्तु से छोटी इमेज बना रहा है। कॉनकेव वस्तु से बड़ी इमेज बनाता था आभासी में, याद हो केस नंबर 6 में। तो क्वेश्चन आता है वह कौन सा दर्पण है जो आभासी तथा वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है? अवतल दर्पण। वह प्रतिबिंब जो सिर्फ आभासी और तथा वस्तु से छोटा, उत्तल दर्पण। वो आभासी भी बनाता है, वास्तविक भी बनाता है तथा वास्तविक में छोटी और बड़ी दोनों बनाती है इमेज, कॉनकेव मिरर। तो ये हो गई इनकी प्रॉपर्टी। अब लास्ट बचा है आपका लेंस फार्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन। ये अगर आप लोगों को जो मिरर्स फार्मूला या लीनियर मैग्निफिकेशन शायद इस बार सिलेबस से हट गया है, देखेंगे अगर होगा तो इसकी एक सेपरेट अलग ही वीडियो बना देंगे। आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा इसके बारे में कि वो है या नहीं है। अब देखेंगे और एक चीज़, वो मिरर्स फार्मूला आपको लीनियर मैग्निफिकेशन दोनों बता देंगे, बट उसके जो क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल वो पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको वैसे न्यूमेरिकल वगैरह लग रहा है कि बताया जाए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, उसकी अलग से ही वीडियो बना दी जाएगी। अगर होगी तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के मिरर्स फार्मूला प्रूविंग, दूसरी चीज़ लीनियर मैग्निफिकेशन का, रेखीय आवर्धन का, प्लस उसके कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्यूशंस। जैसे नंबर 1 आता है दर्पण सूत्र। थोड़ी हिंदी हमारी लिखने में दिक्कत होता है। दर्पण सूत्र, मिरर्स फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जहां पर f क्या है? पोल से फोकस की दूरी, मुख्य फोकस की, पोल से प्रतिबिंब की दूरी, u ध्रुव से वस्तु की दूरी। जहां पर f क्या है? ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, मुख्य फोकस की दूरी। v क्या है? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है? ध्रुव से वस्तु की दूरी। अब देखो f u v, ध्रुव से बताया था सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी, ये हमेशा याद रखना, मापी जाएंगी, सॉरी। अब देखो एफ यू में संबंध यही है, इसी को दर्पण सूत्र बोलते हैं। आपका कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों के लिए सेम फार्मूला रहता है। इसके बाद आपका एक अगला लास्ट टॉपिक है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन ये आपका इस वीडियो में सिर्फ परावर्तन तक मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको अपवर्तन और लेंस के बारे में पूरा बता दिया जाएगा। ये पार्ट नंबर 1 है। रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। m रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो देखिए इसकी कैसे बनाते हैं डेफिनेशन, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, नीचे वस्तु की लंबाई। देखो बटे को बोलते हैं अनुपात, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। समझ में आया? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका एक फार्मूला ये है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसका एक फार्मूला और होता है m बराबर 1, ये तो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक होता -v अपॉन u। इन दोनों की प्रूविंग शायद हट गई है क्योंकि अब देखा नहीं है इसके बारे में। आप देख करके कमेंट में ज़रूर बताएं
कि ये है या नहीं। अगर होगा तो आप ज़रूर बता दीजिएगा, इसकी एक अलग से ही वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। देखें इसमें कि लाइट किसे कहते हैं, परावर्तन, दर्पण, प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण कैसी इमेज बनाता है, आभासी एवं सीधी। और कॉन्वेक्स, उत्तल दर्पण सिर्फ आभासी, अवतल दर्पण आभासी और वास्तविक दोनों। और दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी। आपतित किरण की दिशा में धनात्मक, विपरीत ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। अब देखो, और f को क्या बोलते हैं, ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी, v को ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, u को ध्रुव से वस्तु की दूरी। अब लीनियर मैग्निफिकेशन रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को कहते हैं रेखीय आवर्धन। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना हो, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर जो बताया आपको इसके कुछ एग्जांपल्स या मिरर्स फार्मूले के कुछ क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए हो तो वो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थोड़ी तबीयत ख़राब होने के कारण आवाज़ सही नहीं है, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।